हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऊटी तमिलनाडु। आज इस व्लॉग में हम जानेंगे ऊटी कन्वीनियंटली किस तरीके से जा सकते हैं, वहाँ पर कैसे स्टे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ घूमने की हैं, सब चीज़ें इस व्लॉग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहुँच चुके थे आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। हमारी एंट्री हुई टर्मिनल 3 से, क्योंकि हमने टिकट्स पहले ही बुक करा लिए थे। तो हमको वहाँ पर जाके सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंट कराने थे। बोर्डिंग पास प्रिंट कराने के बाद हम गए लगेज काउंटर पर। वहाँ पर हमने अपना सामान जो है सबमिट कराया, चेक इन किया और उसके बाद हम रनवे की तरफ चलने लगे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए, अपना टिकट चेक कराया। उसके बाद सामान हम क्योंकि पहले ही सबमिट कर चुके थे, तो लगभग आधा घंटा हमने यहाँ बैठकर वेट किया। हमने फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ ली और उसके बाद हमको एंट्री मिली। फ़्लाइट में बैठते ही हमको ये ट्रैक्टर वाले भैया दिख गए, जो सभी फ़्लाइट्स को बाहर निकाल निकाल कर रनवे पर लगा रहे थे। टर्मिनल से रनवे की तरफ धीरे धीरे फ़्लाइट चलने लगी और जो है अपनी पोजीशन लेने के लिए वहाँ पर बहुत सारे फ़्लाइट्स लाइन में लगे हुए थे। हमारा फ़्लाइट भी इसी तरीके से लाइन में था और वन बाय वन करके फ़्लाइट से रनवे से टेक ऑफ कर रहे थे। हमारी फ़्लाइट रनवे पर आने के बाद लगभग 15-20 मिनट खड़ी रही। इस बीच सभी फ़्लाइट अटेंडेंट्स ने हम सभी को बताया किस तरीके से सीट्स लगानी है, सीट बेल्ट्स लगानी है, किस तरीके से ऑक्सीजन मास्क लगाने हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हम लोग बैठ गए और अपने फ़्लाइट के टेक ऑफ होने का इंतज़ार करने लगे। फ़्लाइट में हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। इसके बाद हमारा प्लेन बहुत तेज़ स्पीड के साथ चलने लगा और तकरीबन तकरीबन 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने टेक ऑफ किया। जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तो उस समय पर हल्की सी कान में सीटी बजती है, थोड़ा सा उल्टी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकता है। तो किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर बीपी एंजाइटी की दिक्कत है, तो वो पहले ही इन्फॉर्म करे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को पहले बताए। इस समय हमारी फ़्लाइट ट्रोपोस्फेयर में उड़ रही है या क्षोभ मंडल कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, बिजली कड़कती है, मोस्टली सारी घटनाएं इसी में होती हैं और फ्लाइट्स में टर्बुलेंस भी यही सबसे ज़्यादा आते हैं। ये समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरोप्लेन्स चलाना ठीक माना जाता है। यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, जिस वजह से कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। यहाँ आने के बाद में फ़्लाइट के सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि समुद्र में तैर रहे हो हम लोग। यहाँ फ़्लाइट के पायलट साहब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे फ़्लाइट को ले जाते हैं और इस समय थोड़े से हम नीचे आए हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे हैं और यहाँ से कुछ कुछ छोटे छोटे से घर दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे चल रहे हैं। हमको महसूस हो रहा है वो थोड़ा सा कानों में सनसनी सी लग रही है और बादलों को चीरते हुए हमारा जहाज़ धीरे 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 नीचे पहुँच रहा है। अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लाउड है नीचे का। इसके बाद हमको नीचे साफ दिखाई देने लगेगा। इस समय बहुत ज़्यादा बादल हैं। तो अब फाइनली हम नीचे आ चुके हैं, सारे मकान साफ दिख रहे हैं। मकान, खेत बहुत बढ़िया साफ तरीके से दिख रहा है और बादलों से अब हम निकल चुके हैं। अब ये कोयम्बटूर के आसपास की जगह है। आई थिंक हम कोयम्बटूर के आसपास पहुंच चुके हैं। प्लेन हमारा काफ़ी नीचे है। दिल्ली से कोयम्बटूर तक आने के लिए हमें लगभग 2.5 घंटे का समय लगा है, क्योंकि हमारे प्लेन का बीच में कोई गैप नहीं था, कोई स्टॉपेज नहीं था, इसलिए ये कम समय था। अगर बीच में कहीं स्टॉपेज होता है तो मे बी ज़्यादा टाइम लग जाए। दिल्ली से कोयम्बटूर आने के लिए पर हेड लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और एक ट्रिप 15 हज़ार रुपये की बैठ जाती है। लेकिन इसे ही अगर हम बाई ट्रेन आएँ तो
बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है, बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं बाई फ़्लाइट और बाई ट्रेन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट। बस कुछ ही मिनटों में हम लोग अब लैंड करने वाले हैं। टेक ऑफ करते समय और लैंड करते समय सेम चीज़ें होती हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं तो कानों में सनसनी, हल्का सा घबराहट, चक्कर आना, मितली आना, ये सब नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है, इससे पैनिक ना हो। और अब हम लोग कोयम्बटूर एयरपोर्ट की लिमिट्स में आ चुके हैं, ट्रैक रनवे पर पहुंच चुके हैं और ये अब हमारा प्लेन लैंड हो रहा है और ये हो चुका है। इसके विंग्स के फ्लैप्स भी खुल गए हैं। ये इनका एरोडायनामिक्स है कि थोड़ा सा ओपोज करती है एयरप्लेन की स्पीड को और जल्दी कम डिस्टेंस में ये एयरप्लेन रुक जाता है। तो फाइनली कोयम्बटूर एयरपोर्ट की ज़मीन पर हमारे कदम पड़ चुके हैं। यहाँ से हमने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है और अब हम चेकआउट की तरफ जा रहे हैं। चेकआउट के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहाँ हमने अपनी एक कैब बुक कर ली। कैब 2000 से 2500 रुपये के बीच हो जाती है। कैब वाले भैया ने हमको स्टेज चार्ज के बारे में बता दिया, जो थोड़े आगे जाकर हमको देना था। वो लगभग 50 से 100 रुपये के बीच होता है। यहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन है। हम एक वाटर की बोतल लेकर गए थे, वो भी उन्होंने वहाँ से निकलवा दी थी। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू ऊटी यही है कि जब हम कैब से जाते हैं ऊटी की तरफ तो यहाँ पर बहुत जल्दी मौसम और ऊपर जाते हुए टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, इसलिए आप अपने कपड़े ठीक से लेकर जाएं। वहाँ ऊटी पहुँचने में 2.5-3 घंटे लग गए और क्योंकि होटल हमने पहले ही गो आई गो पर बुक किया हुआ था तो होटल पहुँच के हमने चेक इन किया और रात भर स्टे किया। रात भर होटल में आराम करने के बाद हम लोग सुबह चल पड़े नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए पैदल, क्योंकि होटल वाले अपने पैकेजेस चिपकाने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव बैठ जाता है। हमारे होटल का नाम होटल खेम्स था, जो कि रोज़ गार्डन से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। पहले दिन हमने लिस्ट बना ली जहाँ हमें जाना था। रोज़ गार्डन, टी फैक्ट्री, डोडा बेटा पीक, बोटैनिकल गार्डन और बोट हाउस ऊटी लेक। सबसे पहले पहुँच गए हम रोज़ गार्डन में। इस पार्क में हर तरह का गुलाब का फूल देखने को मिला। सभी तरह के रंगों के फूल यहाँ पर थे और काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क फैला हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये रोज़ गार्डन ऊटी लेक से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पार्क में काफ़ी लोग फ़ोटो, रील्स, सेल्फी लेते हुए देखने को मिले और यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जैसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, शिमला और देहरादून में मिलती है। रोज़ गार्डन घूमने के बाद फिर हम बाहर निकले और हमने एक ऑटो बुक कर लिया। ऑटो वाले भैया बोलने लगे कि मैं सारी जगह आपको 1000 रुपये में घुमा दूँगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है। फिर अब हम यहाँ पहुँचते हैं टी फैक्ट्री पर। यहाँ दिखाया जाता है कि किस तरीके से चाय की पत्तियाँ कैसे तैयार होकर हमारे घर तक पहुँचती हैं। यहाँ पर चाय की पत्ती बनाने की सारी प्रोसेस दिखाया जाता है। सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगी हैं जो कि काफ़ी पुरानी हिस्ट्री दिखाती है। फिर हम यहाँ पर कुछ व्यूज़ की वीडियो लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं और ऑटो में सवार होकर फिर डोडा बेटा पीक की तरफ चल देते हैं। ये डोडा बेटा पीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। इसकी हाइट लगभग 2637 मीटर। ये साउथ इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है। पहले नंबर पर है अन्नामुडी, जो कि केरला में है, और दूसरी मीसा पुलिमाला, वो भी केरला में है। ये टेलीस्कोप हाउस है, यहाँ से पूरी नीलगिरी पहाड़ियों का नज़ारा आपके दिल में सीधा उतर जाता है। अगर आप ऊटी हिल स्टेशन घूमने के लिए आए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। यहाँ से नीलगिरी पहाड़ी की सभी चोटियों का और वादियों का पूरा व्यू मिल जाता है और हरियाली, जो कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में मिस करते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाती है। यहाँ का वातावरण बहुत साफ़ है, शुद्ध है, हवा बहुत साफ़ है और इस पॉइंट पर बादलों से सीधी मुलाकात होती है। यहाँ सब कुछ देखने के बाद हम लोग अपने ऑटो में बैठकर चल दिए बोटैनिकल गार्डन की तरफ। ये बोटैनिकल गार्डन है, इसको आप पौधों का लिविंग म्यूजियम भी कह सकते हैं। यहाँ पर पौधों पर रिसर्च की जाती है, पक्षियों की चहचहाहट और केवल शांत वातावरण यहाँ देखने के लिए मिलता है। यहाँ सब कुछ देखने के बाद हम जल्दी से ऑटो में बैठकर चल दिए ऊटी लेक की तरफ, क्योंकि ऊटी लेक को देखने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अब आ गए हम बोट हाउस ऊटी लेक। ये भी जगह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें इस समय पर। और यहाँ एक लेक है बहुत बड़ी, काफ़ी गहरी, काफ़ी बड़ी। इसमें बोटिंग की जाती है, हमने भी की बोटिंग।
यहाँ के चार्जेस लगभग 200 रुपये पर हेड थे और हमें लाइफ जैकेट्स पहना दी गई, तभी हम बोटिंग करने के लिए पहुँचे। यहाँ बोटिंग करने के बाद हम लोग चल दिए अपने होटल की तरफ। काफ़ी थक चुके थे घूमते घूमते, इसलिए अब जाकर रेस्ट करना था ताकि कल हम निकल सकें अपनी नई जर्नी पर एक फ्रेश मूड और एनर्जेटिक बॉडी के साथ। होटल जाके हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद खाना खाने पहुँचे। खाने में हमें सब कुछ वहाँ साउथ इंडियन ही मिला, इडली सांभर डोसा वगैरह वगैरह। नॉर्थ इंडिया का कुछ खाना हमने मिस किया। यहाँ लोग कड़ी पत्ता हर डिश में यूज़ करते हैं। रात में होटल में आराम करने के बाद हम सुबह सुबह ऊटी के रेलवे स्टेशन पहुँच गए। इस स्टेशन का नाम उद्गम मंडलम रेलवे स्टेशन है और यहाँ से टॉय ट्रेन सेवा है कुन्नूर तक। एक्चुअली ये मेट्टुपलायम तक है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुन्नूर तक ही ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये लगभग 19 किलोमीटर का सफ़र होता है और इसमें हम काफ़ी व्यूज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लग रही थी, 9:15 की ट्रेन थी ये, इसलिए हम लोग लगभग 8:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां हमने टिकट खरीदे। अगर आप टॉय ट्रेन से वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो स्टेशन पर जल्दी जाकर टिकट्स कंफर्म करें क्योंकि अवेलेबल सीट्स के लिए ही टिकट मिलते हैं। तो यहाँ से शुरू सफ़र होता है हमारा कुन्नूर के लिए। इस बीच बीच में कई सारे स्टेशन पड़ते हैं जैसे लवडेल, केटी, अरवनकाडु, वेलिंगटन और कुन्नूर। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर बसा हुआ ये हिल स्टेशन ऊटी अपने आप में ही एक अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ से कुन्नूर जाते समय टॉय ट्रेन में मज़ा अलग ही लेवल का था। ऊटी से कुन्नूर जाने के लिए टॉय ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आ चुके थे कुन्नूर रेलवे स्टेशन। यहाँ हम उतरे ट्रेन से और हम बाहर निकलकर हमने एक ऑटो रिक्शा हायर कर लिया। ये ऑटो लगभग 800 रुपये में किया हमने। इन्होंने हमसे बोला कि हम आपको डॉल्फिन नोज, लैम्प्स रॉक वगैरह। कुन्नूर रेलवे स्टेशन से डॉल्फिन नोज की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर है। हाँ, बीच रास्ते में ऑटो वाले भैया ने रोक दिया हमें फ़ोटोग्राफी कराने के लिए। और यहाँ पर जो ये आपको कोहरा कोहरा दिख रहा है, ये असल में कोहरा नहीं है, ये बादल हैं, क्लाउड्स हैं। और ये बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम लोग बादलों के बीच में हों। यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के बाद आगे बढ़े हम। ये जंगल काफ़ी सुनसान लग रहा था। लगभग 2-3 किलोमीटर की रेंज ऐसी थी कि बहुत बहुत दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था यहाँ। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच चुके थे डॉल्फिन नोज। ये एक्चुअली एक तरह का झरना है जो यहाँ से देखा जाता है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उसे देख नहीं पाए। फिर वहाँ थोड़ी देर रुके, मैगी खाई, उसके बाद हम फिर आगे चल दिए लैम्प्स रॉक की तरफ। लैम्प्स रॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग शाम के 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है। ये लैम्प्स रॉक जाने के लिए डेजिग्नेटेड रास्ता है। यहाँ पर बताते हैं कि शाम के समय जानवरों का आना जाना हो जाता है, इसलिए शाम के समय गेट बंद हो जाता है इसका। केवल दिन में ही हम लोग यहाँ जा सकते हैं। हम गए, हमने नीचे वादियों को देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत हरियाली थी यहाँ पर, काफ़ी क्लाउड्स भी थे जिसमें बहुत ज़्यादा दूर का नहीं देख पा रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और फिर हम यहाँ से थोड़ी देर हम बैठे, वेट किया, वीडियो बनाई और फिर हम लोग यहाँ से चल दिए होटल की तरफ। और होटल की तरफ जाते हुए हमको रास्ते में एक जंगली भैंस जैसी मिली। ऑटो वाले भैया ने बताया कि इनको यहाँ बाइसन कहते हैं। बस यहाँ से सीधे फिर हम होटल गए। होटल पहुँच के खाना वाना खाया और हम फिर जल्दी सो गए क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए हम जल्दी सो गए। सुबह उठने के बाद हम लोग ऊटी रेलवे स्टेशन के पास ही 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे ये थंडर वर्ल्ड था, यहाँ आए। यहाँ पर सुना था कि कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि ये स्नो पार्क है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारी यहीं एंट्री हुई और यहाँ पे बहुत सारी आर्टिफिशियल ये आइस थी, बहुत बड़ी बड़ी एसी थी।
यहाँ जिसकी वजह से ठंडक बहुत ज़्यादा थी, यहाँ ठंडी हो रही थी ये, जैसे कि कश्मीर में महसूस होता है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। फिर यहाँ हम लोग, ये स्लाइड थी, स्लाइड पर भी फिसले और इन एक्टिविटीज़ को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और इनको करके ऐसे लगा जैसे अपना बचपन दोबारा से जी रहे हूँ। फिर इनको पता नहीं कहाँ से छोटा सा झूला दिख गया और जिद करने लगे झूला झूलने की। हमने बोला चलो भाई ठीक है, झूल लो इस झूला को भी, लेकिन चोट मत मार लेना। लगे हाथ, मैं भी इस झूले को झूल लिया। इस स्नो पार्क में बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी जो सभी लोग कर सकते हैं। बच्चे खासकर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं तो इस जगह ज़रूर जाएं। ये थर्ड आई था। यहाँ पर बहुत सारे कई तरह के कैमरे रखे हुए थे जो कि पहले समय में यूज़ किया करते थे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कैमरा यहाँ देखने को मिला। इसे हम कैमरा म्यूज़ियम कह सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने समय के कैमरे यहाँ पर रखे हुए थे। इस थंडर वर्ल्ड में लगभग 550 रुपये पर हेड चार्ज था और बाय प्राइस एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फिर हम गए जुरासिक पार्क में। यहाँ पर डायनासोर्स की हड्डियों से बने हुए स्ट्रक्चर्स, स्केलेटन्स रखे हुए थे, सजाए हुए थे। अब पता नहीं ये असली हैं नकली हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे लगे। काफ़ी क्रिएटिविटी लगी इनमें देखकर। और बीच बीच में डायनासोर्स की साउंड भी लगाई हुई थी यहाँ। जैसे हम किसी डायनासोर के पास जा रहे थे तो वहाँ से उसके चिंगाड़ने की आवाज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रही थी। दादाश्री, अब हम गए बाहर की साइड जहाँ पर थोड़ी बारिश पड़ी हुई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और ये रियलिस्टिक लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स थे, कुछ हिल भी रहे थे, इनके अंदर से साउंड आ रही थी चिंगाड़ने की, और कुछ बड़ी बड़ी स्टैचूज थी। ये देखो एक एग था जिसमें से इसका बच्चा निकल रहा था। काफ़ी ठीक लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था देखने में। और उसके बाद हम चल दिए मिरर हाउस में। ये है मिरर हाउस। यहाँ पर लाइट जल रही थी, बुझ रही थी बार बार ही, और शुरू में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आ रहा था इसे। जब हम इसके अंदर से निकले तो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था हमको ये। मिरर हाउस के बाद हमने बहुत सारी और चीज़ें देखी, जैसे कि हॉन्टेड हाउस था एक, जंगल सफारी, इल्यूजन, ये सब चीज़ें देखी। और देखने के बाद हम लोग फिर वापस होटल पहुंच गए क्योंकि हमको पैकिंग करनी थी और सुबह को घर निकलना था। हमारी फ़्लाइट थी सुबह में, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए वहाँ से। हम लोग होटल पहुँच गए, उसके बाद हमने आराम किया और पैकिंग रात में ही कर ली। फिर सुबह उठ के हम लोगों ने कैब बुक की। कैब वही 2000-2500 रुपये के आसपास हो जाती है। वहाँ से हम कोयम्बटूर आए। कोयम्बटूर आने के बाद हमें नॉर्मल ऐसे ही मौसम लगा जैसे कि हमारे यहाँ होता है दिल्ली में। और उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली कोयम्बटूर से और सीधा दिल्ली के लिए हम लोग रवाना हो गए। और अब हमारा प्लेन कोयम्बटूर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और बस अब जस्ट टेक ऑफ कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, टेक ऑफ हो चुका है हमारा प्लेन अब कोयम्बटूर से। लगभग 2-2.5 घंटे का सफ़र था ये, जो कि हम अब तय करने वाले हैं। हमारी फ़्लाइट का कोई भी बीच में स्टॉपेज नहीं है, इसलिए अब हम सीधा दिल्ली में ही लैंड करेंगे। प्लेन टेक ऑफ करते समय हल्की सी टर्बुलेंस आ रही थी और घबराहट हल्की सी होती है, लेकिन वो अब नॉर्मल था क्योंकि हम पहले उसे देख चुके हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इस समय फिर हम ऊपर आ चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर में और थोड़ी बहुत देर के बाद बस हम दिल्ली उतर जाएंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपनी फैमिली के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें और जाएं ऊटी घूमने। बहुत बढ़िया जगह है, घूमने लायक है, और हमको नई नई जगह जाके नई नई ट्रेडिशंस, उनके कल्चर देखने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बढ़िया जगह है। बाय प्लेन जाएं, बाय ट्रेन जाएं, बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।